मैं अपने चैम्बर में बैठकर मेज पर रखी फाइलों को निपटा रहा था। उसी समय नरेश एक रौबदार मूछ वाले व्यक्ति के साथ कमरे में घुसा। लंबा कद और घुंघराले बालों वाले उस व्यक्ति की उम्र कोई 40 साल के आसपास की लग रही थी। चेहरे से परेशान उस व्यक्ति का परिचय नरेश ने कराया। ये कैलाश जी हैं, गुजराती होटल के मैनेजर। इनके मकान मालिक ने इनका सारा सामान घर से बाहर कर सड़क के किनारे रखवा दिया है। बेचारे बहुत मुसीबत में हैं सर, इनकी मदद कर दें। इन्होंने मकान का भाड़ा नहीं दिया होगा। अजी, किराया तो मैं पहली तारीख की शाम को एडवांस में ही दे देता हूँ। अपन मर्द आदमी हैं, किसी का उधार नहीं रखते। तो फिर उसकी बहन या लड़की को छेड़ा होगा। सर, इस उम्र में किसी की बहन या लड़की को क्यों छेड़ेंगे? कैलाश बोला, मैं पिछले 10 सालों से उसका किराएदार हूँ। अब मकान मालिक को लगता है कि कहीं मैं उसका मकान न हड़प लूं, इसीलिए पिछले 1 साल से डरा रहा है कि मकान खाली करो वरना सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अब उसने सामान बाहर फेंक कर अपनी धमकी पूरी कर दी। मैं बोला, जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा। अपन मर्द आदमी हैं, चाहे तो मकान मालिक का सिर फोड़ सकता है। पर नरेश ने समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब नरेश ही आपके पास मुझे लेकर आया है। कैलाश ने उत्तर दिया। नरेश मेरे पास पिछले 5 महीनों से वकालत का काम सीख रहा था। नरेश और कैलाश आपस में अच्छे मित्र थे। मैंने नरेश को आदेश दिया कि वो कैलाश को साथ लेकर थाने जाए और पहले वहाँ कैलाश की रिपोर्ट दर्ज कराकर उस रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास लेकर लौटे। उन दोनों के जाने के बाद मैंने कैलाश के इलाके के थाने में गणपत राव थानेदार को फोन करके आग्रह किया कि वो कैलाश की रिपोर्ट लिखवा ले और कैलाश का मकान मालिक के साथ कोई उचित समझौता करवा दें। गणपत राव मेरा कोर्ट का साथी है, अतः गणपत राव और मुझ में अक्सर बातचीत होती रहती थी। मेरी छोटी सी सहायता के चलते कैलाश का अपने मकान मालिक से सम्मानजनक समझौता हो गया था। कैलाश को 1 साल की मोहलत मिल गई। कैलाश को उम्मीद थी कि इस 1 साल के भीतर ही वो अपने प्लाट पर खुद का मकान बनवा लेगा। फीस के रूप में कैलाश ने मुझे 5,000 रुपये की एक गड्डी पेश की। मैंने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा ज़मीर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पर इस व्यवहार से कैलाश इतना प्रभावित हुआ कि वो मेरा मित्र बन गया। वो खुद भी बहुत मिलनसार था और उसके दोस्तों की शहर में कोई कमी ना थी। उसने मेरे छोटे मोटे कई काम किए थे। अच्छा भुगतान करने वाले कुछ मुवक्किल भी मुझे दिलाए थे। अतः उसके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव मेरे मन में पैदा होना स्वाभाविक था। कैलाश की यह एक बात मुझे बहुत चुभती थी कि वो हर बात छिड़ने पर कहता था, अपन मर्द आदमी है, किसी का उधार नहीं रखता। शायद इस तरह का संवाद बोलना उसका तकिया कलाम बन चुका था। उसका ये तकिया कलाम सुनते सुनते मैं अब तंग आ चुका था। अतः एक दिन जब कैलाश ने यही संवाद दोहराया तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम भाभी जी के सामने भी इसी तरह का संवाद बोलकर अपनी मर्दानगी दिखाते रहते हो? वो बर्दाश्त कर लेती हैं क्या तुम्हारी हैकड़ी? बस फिर क्या था? कैलाश चालू हो गया, बोला, अरे तुम्हारी भाभी क्या कर लेगी? अपन मर्द आदमी है, घर पर पूरा पैसा देता है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता। और जोर से हो होकर हंसते हुए बोला, औरत को ताज चाहिए ना तख्त, झापड़ चाहिए सख्त, पैर की जूती होती है औरत। मुझे कैलाश की बात पर बहुत हंसी आ रही थी और गुस्सा भी।
मैंने पूछा, तुम औरत के बारे में इतने पिछड़े विचार आज के आधुनिक जमाने में रखते हो? आजकल तो औरतें आदमी को उंगली पर नचा रही हैं। तुम इतना कुछ पत्नी को सुनाने के बाद घर में शांति से खाना खा लेते हो? वकील साहब, मेरी होटल की नौकरी है। रात को 1 बजे घर पहुंचता हूँ तो वो मुझे ताजी रोटी बनाकर खिलाती है। मैं बीवी को सिर पर नहीं चढ़ाता, पैर की जूती है वो। कैलाश बहुत ही अभिमान के साथ बोला। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई और मेरा अनुभव बेकार है। मेरी वकालत पर कैलाश के अभिमान से आंच आने लगी थी। मेरी खुद की हिम्मत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी या किसी दूसरी औरत के बारे में इतना खुला वक्तव्य के कह सकूं। अगर वो अपनी पत्नी से ऐसी बातें करे तो क्या इसके घर में झगड़ा नहीं होता होगा? क्या इसकी पत्नी ऐसी बातें बर्दाश्त कर लेती होगी? आखिर मैं अपना संयम रोक नहीं सका, उससे पूछ ही बैठा, तब तो तुम्हारे घर में रोज ही खूब झगड़ा होता होगा। झगड़ा? कैलाश अपनी आंखें चौड़ी करके बोला, बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारी भाभी की हिम्मत नहीं होती मेरे से झगड़ा करने की। अपन मर्द आदमी है, औरतों का क्या, पैरों की जूतियां होती हैं। तुम्हारी भाभी को भी मैं ऐसे ही रखता हूँ जैसे पैर की जूती। मेरे मन में उस समय कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। अगर कैलाश के दावे में दंभ अधिक नहीं है तो जरूर उसकी पत्नी कोई असाधारण औरत होगी। अगर ऐसा नहीं है तो कैलाश के दावे का परीक्षण करना होगा। ये सोचते हुए मैंने किसी समय कैलाश के घर जाने का फैसला लिया। ये शुभ अवसर भी जल्द ही मुझे मिल गया। कैलाश के 10 वर्षीय बेटे अजय का जन्मदिन था और इस मौके पर कैलाश अपने मित्रों को शाम का खाना घर पर ही खिलाना चाहता था। अतः उसने अपने खास मित्रों को दावत पर बुलाया। मैं भी अपने जूनियर नरेश के साथ दावत में पहुंच गया। कैलाश के घर का एक एक सामान करीने से लगा हुआ था। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और यहाँ तक कि टॉयलेट भी बहुत साफ सुथरे थे। पता चला कि ये सब उसकी पत्नी माला का कमाल था। मैं और नरेश तो कैलाश के छोटे भाई गोपाल के साथ उसका घर देख रहे थे। इसके बाद हम घर के पीछे बने मैदान में चले गए। वहाँ एक शानदार आशियाना लगा हुआ था। वहीं कैलाश और उसकी पत्नी माला आने वाले मेहमानों का स्वागत करते मिले। मैंने माला को देखा। वो 34 से 35 साल की उम्र में भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैरून रंग की साड़ी और मैच करता ब्लाउज, गले में लाल रंग के मोतियों की माला, गोल चेहरा और शालीन व्यक्तित्व। कैलाश ने परिचय कराया, ये मेरी धर्मपत्नी माला देवी है। मैंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर माला को नमस्कार किया। कैलाश ने माला से कहा, ये वकील साहब राजेंद्र कुमार जी हैं। अच्छा समझ गई, माला ने तुरंत कहा और मुझे हाथ के इशारे से आगे मेज कुर्सी दिखाते हुए बोली, आइए साहब बैठिए, आप तो हमारे खास मेहमान हैं। माला के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने पूछा, लगता है कि आप मुझे जानती हैं। देखा तो आज ही है पर नाम से परिचित हूँ, क्योंकि इनकी जबान पर हमेशा आपका ही नाम रहता है। माला ने मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और 1 से 2 मिनट के लिए इजाजत लेकर वापस चली गई। जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ की ट्रे में संतरे का जूस 2 गिलासों में मौजूद था। उसके आग्रह पर मैंने और नरेश ने जूस का एक एक गिलास थाम लिया। फिर वो बहुत ही कोमल लहजे में हमसे इजाजत लेकर कैलाश के पास चली गई। मैं और नरेश आपस में बातचीत करते रहे। पता चला कि माला ने हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है। घर में कैलाश के 2 बच्चे, एक लड़का व एक लड़की। कैलाश की विधवा बहन तथा एक कुंवारा छोटा भाई मिलकर रहते हैं।
शामियाना थोड़ी ही देर में खचाखच भर गया तो कैलाश मेरे पास आया और केक की टेबल पर चलने का आग्रह किया। कैलाश का बेटा, पत्नी माला और निकट संबंधी भी केक की टेबल पर पहुंचे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार, गाने की ध्वनि के साथ कैलाश के बेटे ने केक काटा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेहमानों ने उसे बधाई दी, उपहार दिए, फोटोग्राफर फोटो लेने लगा। इसके साथ ही भोजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। कैलाश ने पहली प्लेट मुझे पकड़ाई, मैं प्लेट में खाना डालने लगा। तभी कैलाश को निकट संबंधियों की सेवा में जाना पड़ा। कुछ देर बाद कैलाश की पत्नी माला मेरे पास आई। मैंने उससे आग्रह किया कि वो भी साथ में खाना खा ले। वो मुस्कुराते हुए बोली, सारे मेहमानों के बाद इनके साथ ही खाना खा लूंगी, आपके साथ सलाद ले लेती हूँ। और इतना कहकर उसने एक गाजर का टुकड़ा उठा लिया। मैंने भी उसी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, हाँ हाँ, आप अपने पति के साथ ही खाना। मेरे साथ सलाद लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि उम्र के इस मोड़ पर भी आप अपने पति को बहुत चाहती हैं। बढ़ती उम्र के साथ तो पति पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ना चाहिए ना, माला बोली थी। आप दिल से कह रही हैं या असलियत कुछ और है? भाई साहब, आपके मन में कोई शंका हो तो साफ साफ बताइए ना, पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? हमारा जीवन तो खुली किताब है। मैं थोड़ा संकोच के साथ बोला, कैलाश जी मेरे परम मित्र हैं, पर जब वो स्त्री जाति के बारे में कहते हैं कि वो तो पैर की जूती होती है, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को भी पैर की जूती समझता हूँ। आप बताइए, अपने बारे में इतना जानकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपका प्रश्न कोई अनोखा नहीं है। इस तरह के प्रश्न अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं। शुरू में ये सुनकर मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी, पर अब तो आदत सी पड़ गई है। मैंने इनको समझाया भी कि ऐसी गंदी बातें मत किया करो, लेकिन ये सुधरते नहीं। अब तो मैंने इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया है। वक्त ही इन्हें सुधार देगा। अगर मैं लोगों के उकसाने पर चलती तो शायद इनसे मेरा तलाक हो जाता, पर मैंने बहुत ही गंभीरता से सारी परिस्थितियों पर विचार किया है। अच्छा, हाँ, इनसे झगड़ा करके अपने घर की सुख शांति भंग करने के बजाय मैं बात की तह में गई कि ये ऐसे संवाद आखिर क्यों बोलते हैं। कुछ मिला, हाँ, इनके बूढ़े पिता, जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है, अपने जातिगत एवं पुरातन पंथी संस्कारों से पीड़ित थे। अपनी जवानी क्या बुढ़ापे तक वो शराब का सेवन करते रहे। वो अपनी बीवी यानी मेरी सास की पिटाई भी किया करते थे। अपनी माँ को मार खाता देखकर इन्हें गुस्सा बहुत आता था, पर इन्होंने कभी मुझे मारा नहीं। ये शराब भी नहीं पीते, फिर भी अपने पिता की तरह खुद को बड़ा मर्द समझते हैं। बड़ी बड़ी मूछें पिता की तरह ही रखी हुई है। कहते हैं कि मूछें रखना हमारी खानदानी परंपरा है। अपने पिता की तरह बार बार दोहराते हैं, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी। डींग हाँकते हुए कहते हैं कि औरत तो मर्द के पैर की जूती होती है। अगर मैं इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लूं तो हम दोनों एक पल भी साथ नहीं रह सकते। इनमें यही एक कमी है, इसलिए मैं इनको अधिक से अधिक प्यार देकर हिंसक नहीं बनने दिया। पर इनके तकिया कलाम और नारी जाति के बारे में ऐसे संवादों पर रोक नहीं लगा पाई। मेरी प्लेट का खाना खत्म हो चुका था। झूठी प्लेट एक बड़ी प्लास्टिक की टोकरी में डालते हुए मैं बोला, भाभी जी, अगर आप जैसी समझदार महिलाओं की संख्या समाज में बढ़ जाए तो व्यर्थ के घरेलू झगड़े कम हो जाएंगे। कैलाश को तो वक्त ही ठीक करेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहते हुए मैंने उनसे इजाजत ली।
इसके बाद कैलाश से कई मुलाकातें हुई। वो अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर पर भी आया। मेरी पत्नी को भी माला का स्वभाव अच्छा लगा था। जून माह के बाद मुझे कैलाश कई दिनों तक नहीं मिला। अपना मकान बनवाने के कारण नरेश भी 2 महीने की छुट्टी पर था। छुट्टी के बाद नरेश काम पर आया तो मैंने उससे पूछा, कैलाश की कोई खैर खबर है? पिछले 3 महीनों से वो दिखाई नहीं दिया। सर, वो तो महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भर्ती है। आश्चर्य की बात है, मुझे किसी ने खबर नहीं दी। तुम्हारा भी कोई फोन इस संबंध में नहीं आया? सर, मुझे खुद परसों पता लगा है। मैं शाम को अस्पताल में पहुंचकर कैलाश के बारे में पूछते पूछते उसके वार्ड तक जा पहुंचा था। वार्ड में अभी मैं कैलाश का बेड ढूंढ ही रहा था कि मुझे माला ने देख लिया और बोली, आइए आइए भाई साहब। माला मुझे आवाज न देती तो शायद मैं उसे पहचान भी ना पाता। वो सूख कर काटा हो गई थी। उसके गोरे गाल किशमिश की तरह पिचक गए थे। मैंने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम इतनी बीमार कैसे हो गई? मैंने तो सुना था कि कैलाश जी बीमार हैं। आपने ठीक सुना था भाई साहब, मैं नहीं आपके भाई बीमार हैं। देखिए वो पड़े हैं पलंग पर, लेकिन अब पहले से बहुत ठीक हैं। मुझे देखकर कैलाश पलंग पर ही उठ बैठा। मैं स्टूल खींचकर उसके पास बैठ गया। क्या हो गया था कैलाश? तूने या माला ने तो कोई सूचना भी नहीं भेजी। क्या तुम लोगों के लिए मैं इतना गैर हो गया था? कैलाश को कमजोर हालत में देखकर मैंने शिकायत की। कैलाश की पीठ के पीछे बड़ा सा तकिया लगाते हुए माला बोली, भाई साहब, अभी तक तो हम लोग ही इन्हें संभाल रहे थे। अगर कोई कठिनाई आती तो आपके पास ही आते। इन्हें पीलिया हो गया था। इनका ना तो कोई खाने का समय है और ना ही सोने का। लीवर पर तो असर पड़ना ही था। पीलिया का इलाज चल रहा था कि इन्हें टाइफाइड भी हो गया। अब इन्हें आवश्यक रूप से बिस्तर पर आराम करना पड़ रहा है। ये कहते हुए माला को हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि मेरे पहुंचने से इन दोनों को बहुत राहत मिली थी। अतः माला के उदास चेहरे पर भी बहुत दिनों बाद हंसी की रेखा फूटी होगी। कैलाश भी मुस्कुराया और बोला, वकील साहब, ये मेरी सेवा करते करते खुद बीमार हो गई है। इसने मुझे मरने से बचा लिया है। बहन और रिश्तेदार तो आते जाते रहते थे, पर माला मुझे छोड़कर एक पल के लिए भी घर कभी नहीं गई। अरे आप कम बोलो ना, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है। माला ने कैलाश को रोका। कैलाश रुका नहीं, बोलता रहा। मैं बुखार में चीखता चिल्लाता था, माला पर अपना गुस्सा उतारता था, पर ये औरत ठंडे पानी की पट्टियां मेरे सिर और बदन पर रखते हुए हर समय मुझे बच्चा मानकर दिलासा देती रहती थी। मैं इसका ये कर्ज इस जीवन में उतार नहीं पाऊंगा। इतना बताते बताते कैलाश की आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक पल को रुककर बोला, ये कब जागती थी और कब सोती थी मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब भी रात में मेरी आंख खुलती थी तो ये मेरी सेवा करते हुए मिलती। मेरे कारण देखो इसका शरीर कितना कमजोर हो गया है। ये ठीक हो गए। अब घर जाने पर मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगी, माला बोली थी। मैं अपने साथ कुछ फल लेकर आया था। उसमें से एक संतरा निकालकर छीला और फाके कैलाश को दे दी। माला को भी दिया। इसके बाद हम लोग गपशप करने लगे। जब माहौल पूरी तरह से प्रसन्नता का हो गया तो मैंने कैलाश से चुटकी लेते हुए कहा, कैलाश, तुम तो कहते थे औरत पैर की जूती होती है। माला भी इसी दर्जे में आती है। अब तुम माला को महान कह रहे हो।
तुम्हारी ये राय सचमुच बदल गई है या सिर्फ अस्पताल तक सीमित है? आप वकील साहब सुधरेंगे नहीं, यहाँ अस्पताल में भी अपनी वकालत दिखा कर रहेंगे। क्या मतलब? मैं चौंका। मतलब ये है कि आप मेरे गुनाहों को सबके सामने कबूलने के लिए कहेंगे। मेरी ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मुजरिम भी तुम खुद हो और ये अदालत भी तुम्हारी है। जो मर्जी में आए फैसला लिख लो। अगर ऐसी बात है तो वकील साहब मेरा फैसला भी सुन लो। मैं अपने दम्भ और झूठे घमंड के कारण औरत को पैर की जूती कहता था। अब जमाना बदल गया है। कई मामलों में औरत आदमी से आगे निकल गई है। उसे सलाम करना होगा। उसका स्थान पैरों पर नहीं, दिल और माथे पर है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।